गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 16, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ सामान्य रोग। बच्चों, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक की बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएं बच्चों, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ सामान्य रोग। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो सामान्य होते हैं, तो सामान्य रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। 16.1 सामान्य रोग। ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जिनका शरीर स्वस्थ होता है बच्चों, साफ सुथरा होता है, स्वस्थ होता है, तो उनके स्वस्थ जो मस्तिष्क होता है उसका वास होता है। और आपने अनुभव किया होगा कि कभी कभी आपकी इच्छा पढ़ने लिखने या खेलने की नहीं होती और न ही खाना अच्छा लगता है। ऐसा क्यों होता है? सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य की समस्त शारीरिक, मानसिक एवं रासायनिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती है। इनमें किसी भी प्रकार से अनियमितता ही मनुष्य में रोगों को जन्म देती है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, सामान्यतः क्या होता है, कभी कभी हमें खेलने कूदने का भी मन नहीं करता है, हमें खाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? जो सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य की समस्त जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, है ना, मानसिक एवं रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो सुचारू रूप से चलती रहती हैं। इनमें किसी भी प्रकार की जो अनियमितताएं हैं, है ना, अनियमितता ही मनुष्य में रोगों को क्या करती हैं, जन्म देती हैं, रोग उत्पन्न होते हैं, है ना। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने वाले स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना देते हैं। बच्चों, जैसे कि सर्दी वगैरह होता है, तो ये क्या होते हैं, जो अस्वस्थ होते हैं, जिनको सर्दी हुआ है, तो क्या होता है, अगर उसके संपर्क में कोई और व्यक्ति आ गया है ना, तो उसे भी सर्दी हो जाती है। तो ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं, है ना। जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वो भी अस्वस्थ हो जाते हैं, है ना, वो भी रोगी बन जाते हैं। तो ऐसे रोगों को ही संक्रामक रोग कहते हैं। किंतु सभी रोग संक्रामक नहीं होते हैं। ऐसे रोग जो संक्रमित मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य तक नहीं फैलते असंक्रामक रोग कहलाते हैं। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग इसी श्रेणी में आते हैं। आइए मनुष्यों में होने वाले कुछ रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कौन से रोग संक्रामक होते हैं, कौन से रोग असंक्रामक कहलाते हैं। जो कि जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, यदि अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में जो स्वस्थ व्यक्ति आता है तो वो भी अस्वस्थ हो जाता है, वो भी रोगी बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जो रोगी होता है या रोग होता है ना, रोग को संक्रामक रोग कहा जाता है। और जो अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को वो रोग नहीं होता है या फिर अस्वस्थ नहीं होता है, वो व्यक्ति जो अस्वस्थ के संपर्क में आते हुए भी वह स्वस्थ ही रहता है, अस्वस्थ नहीं होता है, तो ऐसे रोग को क्या कहा जाता है? असंक्रामक रोग, जो कि फैलता नहीं है ना। तो देखिए, ऐसे रोग क्यों उत्पन्न होते हैं, है ना। ऐसे रोग जो स्वस्थ मनुष्य तक नहीं फैलते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहा जा रहा है। और पोषक तत्वों की जो कमी होती है, तो पोषक तत्वों की कमी से ही होने वाले रोग इसी श्रेणी में आते हैं, है ना, जो कि असंक्रामक रोग कहलाते हैं, है ना। उनको जो असंक्रामक रोग है ये पोषक तत्वों की कमी के कारण से होता है, वे किसी के द्वारा नहीं फैला गया रहता है ना, अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं हुआ रहता है। क्या होता है कि इन्हें पोषक तत्व की कमी होती है, इस कारण से ये व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, रोगी बन जाते हैं। आइए मनुष्यों में होने वाले कुछ रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों, जो मनुष्यों में होते हैं कुछ कुछ रोग होते हैं, कुछ कुछ सामान्य रोग होते हैं, तो आइए उनके बारे में हम जानते हैं। 16.2 कैसे फैलते हैं रोग। तो रोग कैसे फैलते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। संक्रामक रोगों के होने वाले फैलने
होने तथा फैलने यानी कि संचरण में हमारे पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ना। जो संक्रामक रोग होते हैं जिनके द्वारा क्या होते हैं, किसी अस्वस्थ व्यक्ति के द्वारा फैलता है जो रोग, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। और ये क्या करते हैं, पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इनमें, है ना, फैलने में। तो देखिए, क्योंकि रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया जिसे जीवाणु कहा जाता है, प्रोटोजोआ, वायरस जिसे विषाणु कहा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बैक्टीरिया जीवाणु को कहा जाता है, वायरस विषाणु को कहा जाता है और प्रोटोजोआ तथा कृमि आदि वातावरण की गंदगी में ही पनपते हैं। अतः यह जानना आवश्यक है कि रोग क्या है और ये कैसे फैलते हैं। रोगों के विषय में जानकारी से उनका निदान एवं उनसे बचाव करना आसान हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर आप लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये स्वस्थ मनुष्य है और ये संक्रमित मनुष्य है ना। तो ये संक्रमित मनुष्य के संपर्क में स्वस्थ मनुष्य आता है तो क्या होता है, ये भी संक्रमित हो जाता है, ठीक है। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रमित रोग के संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति आते हैं तो भी उन्हें रोग नहीं होते हैं, यानी कि वे रोग क्या कौन से रोग कहलाते हैं, जो खुद से होते हैं, स्वयं से उत्पन्न होते हैं, वे असंक्रामक रोग कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वायु, जल, धूल के कण, संक्रमित वस्तुएं, मानव मल एवं गंदगी, मच्छर, मक्खी, कुत्ता, सीधा संपर्क, है ना। तो वायु से सर्दी जुकाम एवं टीबी का रोग फैलता है। जल से दस्त, अतिसार, पीलिया, पाचन तंत्र संबंधी रोग फैलता है। धूल के कण से श्वसन तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। संक्रमित वस्तुएं से तपेदिक, सर्दी और जुकाम, यही 3 चीज़ें जो ऐसे बीमारी हैं जो संक्रमित होते हैं बच्चों। मानव मल एवं गंदगी ये पाचन तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। मच्छर, मलेरिया और फाइलेरिया, है ना, ये ऐसे बीमारी फैलाते हैं। मक्खी जो है हैजा और पोलियो को फैलाते हैं। कुत्ता रेबीज जैसे बीमारी उत्पन्न करते हैं। और सीधा संपर्क क्या होता है, एड्स का क्या होता है, ये सीधा संपर्क से होता है। जो संक्रमित रोग होते हैं जिन्हें एड्स से यदि उनके संपर्क में स्वस्थ मनुष्य आए तो वो भी एड्स के रोगी बन सकते हैं। तो ये रोगों के संचरण की विधियां हैं कि किस प्रकार से रोग एक से दूसरे में संचरण कर लेती हैं, है ना। चित्र 16.1 में आपने देखा कि वायु, धूल के कण, संक्रमित भोजन, जल, रोगी की संक्रमित वस्तुएं, मानव मल, गंदगी, मक्खियाँ, मच्छर, कुत्ते व अन्य जीव रोग के संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या होता है, जो सर्दी जुकाम होता है, यदि उनका सामान जैसे कि रुमाल हो गया, है ना, हैंडकरचीफ, ये सभी का यूज कर लें तो क्या होता है, संक्रमित रोगों का सामान, जो संक्रमित रोगी होते हैं उनका सामान यूज किए, उनका कोई भी वस्तु को यूज करते हैं तो क्या होता है, उनका उपयोग करने से वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है ना। और जैसे मक्खियाँ, मच्छर, ये भी किस प्रकार से ये रोगों के वाहक हैं आप जानते हैं, है ना। जैसे किसी को मलेरिया है तो वो उनके रक्त को चूसते हैं और दूसरे व्यक्ति के बॉडी में बैठते हैं तो क्या होता है, जब उनको वो मच्छर काटते हैं तो उन्हें भी यह रोग उत्पन्न हो जाता है, मलेरिया हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से मक्खी, मच्छर, कुत्ते, ये सभी क्या हैं, ये रोगों के वाहक हैं, ये रोगी के वाहक हैं, यानी कि ये रोगों को फैलाते हैं, इसलिए रोग वाहक कहलाते हैं ये। अब देखते हैं 16.3 संक्रामक रोग। फर्स्ट में देखेंगे हम संक्रामक रोग के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं। हैजा, यह विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है जो महामारी की तरह फैलता है। हैजा पाचन तंत्र को संक्रमित करता है। तो जो हैजा है ये पाचन तंत्र को संक्रमित करता है। और हैजे के लक्षण देखिए कौन कौन से हैं। रोगी को सफ़ेद व पतले दस्त होते हैं। पेट की पेशियों में ऐंठन व मरोड़ होती है। रोगी की धसी हुई आँखें, पिचके गाल, निम्न रक्तचाप व कमजोरी,
इस प्रकार से रोग होते हैं और ये हैजे के लक्षण हैं। जिन्हें हैजे की बीमारी होती है उनको इस प्रकार से लक्षण दिखाई देते हैं। उनके शरीर में सफ़ेद व पतले दस्त, रोगी को सफ़ेद व पतले दस्त होने लग जाते हैं, है ना। और रोगी की जो पेशियां होती हैं इनमें ऐंठन व मरोड़ होती है। रोगी की धसी हुई आप लोग आँखें देखेंगे तो समझ जाएंगे कि पिचके गाल, धसी हुई आँखें और निम्न रक्तचाप व कमजोरी, ये सभी क्या है, हैजे के लक्षण। फोर्थ में देखेंगे बहुत अधिक लंबे समय तक दस्त होते रहने से शरीर में जल की कमी हो जाती है। इस स्थिति को निर्जलीकरण या फिर डिहाइड्रेशन कहते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो हैजे की बीमारी में क्या होता है कि अधिक दस्त होने से क्या हो जाते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन या फिर निर्जलीकरण। तो इनसे क्या होता है, यदि शरीर में बहुत अधिक पानी की कमी हो जाए बच्चों तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए हैजे से बचाव दिए गए हैं। ताज़ा व स्वच्छ भोजन करें, संक्रमित भोजन ना करें। यह रोग गंदगी व गंदे जल के कारण होता है, अतः जल को उचित निष्कासन व प्रबंधन होना चाहिए, है ना। जल का उचित निष्कासन होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए। और जो गंदगी व गंदे जल होते हैं इनके कारण से होता है तो इनसे हमें बचना चाहिए, ठीक है। उबालकर ठंडा किया गया पानी पीना चाहिए। पानी उबला हुआ होना चाहिए और जब पानी उबलता है तो गर्म होता है, उसके बाद पानी को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है और उस ठंडे पानी को हमें पीना चाहिए। रोगी के मल व उल्टी को गरम राख या चूना डालकर दूर फेंकना या गड्ढे में गाड़ना चाहिए। जो रोगी के मल होते हैं, उनकी उल्टियाँ होती हैं, इन सभी को राख व चूना में डालकर क्या किया जाना चाहिए, दूर फेंकना चाहिए, है ना, या फिर गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। 5 में देखते हैं रोगी व्यक्ति को जीवन रक्षक घोल यानी कि ORS घोल बार बार देना चाहिए। रोग के प्रकोप के बचने के लिए हैजे का टीका लगवाना चाहिए। टीके का प्रभाव 6 माह तक रहता है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि रोगी के व्यक्ति को जीवन रक्षक घोल देना चाहिए। तो ये जीवन रक्षक घोल क्या है, ORS घोल। इसे कैसे बनाया जाता है तो आप सभी पिछले कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं बच्चों, जीवन रक्षक घोल को कैसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं, आप स्वयं बनाएं जीवन रक्षक घोल। जीवन रक्षक घोल या ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना। ये ORS घोल का फुल फॉर्म है बच्चों। ORS का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ORS घोल बनाने हेतु एक बड़ा कप पानी लगभग कितना होना चाहिए, 200 मिलीलीटर, एक बर्तन में लेकर गर्म करें वह 5 मिनट तक उबालें, है ना। पानी को हमें 200 मिलीलीटर की पानी को हमें 5 मिनट तक उबालना है। इसके बाद देखिए इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने दें। जितना आपका रूम टेम्परेचर होगा उतना तक आपको इस पानी को ठंडा करना है। इसमें एक चुटकी नमक, जिसे नमक का जो साइंटिफिक नेम होता है सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि वैज्ञानिक नाम है ना नमक का, सोडियम क्लोराइड NaCl इसका फॉर्मूला है, तथा 1 चाय का चम्मच शक्कर मिलाएं, है ना। 1 चाय का चम्मच जो होता है उसमें 1 चम्मच शक्कर मिलाना है। यदि उपलब्ध हो तो इसमें आधा नींबू का नींबू का रस डालें तथा अच्छी तरह हिलाएं। जीवन रक्षक घोल तैयार है। इसके बनाने की विधि अन्य लोगों को भी बताएं। तो बच्चों जीवन रक्षक जो घोल है इसे कैसे बनाया जाता है ना, ये आप सभी अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि ये उन्हें भी पता चले कि जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है और ये हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। यदि हमारे शरीर में अधिक दस्त होने के कारण क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो हमें जीवन रक्षक घोल बनाकर पीना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, है ना, सेकेंड में तपेदिक या टीबी, है ना। टीबी के बारे में सभी जानते हैं, ये भी फैलने वाले रोग होते हैं वायु के द्वारा और ये ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है, टीबी या फिर तपेदिक को। तो देखिए, क्या आपने अपने घर में या आसपास पड़ोस में
या पास पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे लगातार खांसी आती है और खांसी के साथ बलगम या फिर खखार भी आता है, उसे संक्रामक बीमारी या फिर तपेदिक हो सकती है ना। उसे संक्रामक बीमारी तपेदिक हो सकती है, जो जीवाणुओं से होने वाला रोग है। इसके जीवाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हवा द्वारा प्रवेश कर उसके फेफड़ों के साथ साथ मस्तिष्क, आँख व आंत आदि को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तपेदिक बीमारी यानी कि टीबी, जो कि वायु से फैलते हैं, है ना। जो क्या होते हैं, अपने पास पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बार बार क्या करता है, खांसी आती है, उसे लगातार खांसी आती है और खांसी के साथ में बलगम। तो बलगम किसे कहा जाता है, जो कफ बैठ जाता है ना, कफ जमा हो जाता है, हमें सर्दी बहुत अधिक होती है, खांसी होती है ना, तो क्या हो जाता है, कफ बैठ जाता है हमारे फेफड़ों में, तो इसे ही बलगम कहा जाता है। और खखार भी आता है, खांसी के साथ में बलगम आता है, तो उसे संक्रामक बीमारी या तपेदिक हो सकती है ना। उनके लक्षण देखकर आप जान सकते हैं कि उसे कौन सी बीमारी हो सकती है, संक्रामक बीमारी या फिर तपेदिक, है ना। ये एक ही है तपेदिक। जो जीवाणुओं से होने वाला रोग होता है, ये जीवाणुओं से होने वाला रोग है टीबी, है ना। इसकी जीवाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हवा द्वारा प्रवेश कर उसके फेफड़ों के साथ साथ मस्तिष्क, आँख व आंत आदि को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब देखिए तपेदिक के लक्षण, कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। यदि 2 सप्ताह से अधिक बुखार व खांसी के साथ बलगम आए तो टीबी हो सकती है ना। इनके लक्षण देखकर पहचान सकते हैं कि इन्हें कौन सी बीमारी हो सकती है। तो यदि 2 सप्ताह से अधिक हो जाता है बुखार खांसी आते, तो क्या होगा, इससे भी पता चलेगा कि अधिक बुखार है, खांसी है, प्लस बलगम आए साथ ही साथ, तो उन्हें टीबी हो सकती है। अधिक संक्रमण की स्थिति में बलगम के साथ खून भी आता है ना। बलगम के साथ क्या आता है, कफ के साथ खून भी आता है, तो उससे भी जान जाते हैं कि इन्हें टीबी है। सीने में दर्द, वजन में कमी, है ना, वजन में कमी हो जाती है, सीने में दर्द होता है, भूख ना लगना और कमजोरी आती है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, संक्रमित टीबी के रोगी कहलाते हैं। अब देखते हैं हम तपेदिक से बचाव, किस प्रकार से तपेदिक बीमारी से हम बचाव कर सकते हैं। तो देखिए, रोगी को परिवार के सदस्यों से अलग स्वस्थ एवं आरामदायक कमरे में रखें। तो रोगी को कहाँ रखना है, आरामदायक कमरे में और परिवार से दूर। रोगी द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं का प्रयोग ना करें। जो रोगी किसी भी वस्तु को उपयोग किया है, उस वस्तु को स्वस्थ व्यक्ति को कभी उस वस्तु को उपयोग नहीं करना चाहिए। रोगी को खांसते व छींकते समय अपना मुंह कपड़े व हाथ से ढकने हेतु प्रेरित करें, है ना। उन्हें क्या करना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा कि वे अपने मुंह को हाथ से ढक ले, है ना। जब छींके वो तो या फिर खांसे तो उस समय अपने मुंह को कपड़े व हाथ से ढकने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो ढक के खांसे, है ना। घनी आबादी वाले, अंधेरे, नमी युक्त, धूल भरे प्रदूषण वातावरण से दूर रहें व कुपोषण से बचें। कुपोषण किस कारण से होता है बच्चों, आप सभी जानते हैं, है ना। यदि संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो उन्हें पोषक तत्व नहीं मिलेगा और जिनसे वे कुपोषण कहलाएंगे। तो कुपोषण से बचना है, हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए हमेशा। और जो व्यक्ति तपेदिक के जो लक्षण वाले व्यक्ति होते हैं, उनको इससे बचना चाहिए। तो इस बीमारी से, तपेदिक से बचने के लिए उन्हें हमेशा कुपोषण से बचना चाहिए, स्वस्थ यानी कि संतुलित भोजन लेना चाहिए। धूल भरे जगह होते हैं वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। नमी युक्त यानी कि जहाँ पर थोड़ी ठंडी नमी होती है वहाँ नहीं रहना चाहिए। अंधेरे में और घनी आबादी वाली जगहों पर नहीं रहना चाहिए। रोगी के थूक को राख या मिट्टी से ढक कर रखें व दूर फेंकें या गड्ढे में गाड़ दें। 6 में देखिए, BCG जिसे कहा जाता है बेसिलस कालमेटी गुएरिन
का टीका बचाव हेतु प्रभावकारी होता है। तो BCG का जो टीका होता है ये काफ़ी बचाव हेतु, तपेदिक बीमारी से बचाव हेतु ये प्रभावकारी टीका होता है। लंबे समय तक विशेष प्रतिजैविक यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ना के सेवन से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस रोग को कंट्रोल भी किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ना, ये जो एंटीबायोटिक का नाम है, ठीक है, इन्हें लंबे समय तक देने से क्या होता है, इनके सेवन से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। 24 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। कितने मार्च को? 24 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों 24 मार्च आने वाली है ना, अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो 24 मार्च आने वाली है। तो 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे। तथा 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। मोतीचीरा या मियादी बुखार टाइफाइड। तो टाइफाइड के बारे में आप सभी जानते हैं बच्चों। यह मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग है। तो यह कौन सी बीमारी? यह मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग है। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार होते हैं। तो बच्चों मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड के सभी शिकार होते हैं ऐसे बीमारियों के। तो टाइफाइड रोगग्रस्त रोगी के थूक, उल्टी, मलमूत्र आदि में इसके जीवाणु होते हैं, है ना। टाइफाइड रोगग्रस्त जो रोगी होते हैं उनके थूक, उल्टी, मलमूत्र आदि में क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं, जो मक्खियों द्वारा भोजन व जल स्रोत में पहुंचकर उन्हें दूषित कर देते हैं। दूषित भोजन एवं जल के सेवन से ये रोगाणु स्वस्थ मनुष्य की आंत में पहुंचकर उसकी दीवार को क्षतिग्रस्त करते हैं, जिससे रोगी को लगातार बुखार रहता है। इस रोग में आंत के साथ साथ प्लीहा एवं पित्ताशय भी प्रभावित होते हैं। तो बच्चों ऐसे रोगी जो टाइफाइड के होते हैं, है ना, तो इनके जो दूषित भोजन जल के सेवन से क्या होते हैं? ये रोगाणु स्वस्थ मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं, है ना। जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनके आंत में पहुंचकर उसकी जो दीवार होते हैं उनको क्षतिग्रस्त यानी कि हानि पहुंचाते हैं, क्षतिग्रस्त करते हैं। और इससे जो रोगी है लगातार बुखार रहता है रोगी को, और इस रोग में आंत के साथ साथ प्लीहा एवं पित्ताशय भी प्रभावित हो जाता है ना, होता है। तो टाइफाइड के लक्षण देखते हैं कैसे होता है लक्षण। फर्स्ट है रोगी को लगातार सिर दर्द एवं बुखार रहता है। पहले सप्ताह में शरीर का तापमान प्रतिदिन बढ़ता है, दूसरे सप्ताह में तेज बुखार रहता है तथा तीसरे में चौथे सप्ताह में बुखार कम हो जाता है। एक निश्चित समय पर बुखार के चढ़ने और उतरने के कारण इसे क्या कहा जाता है? मियादी बुखार भी कहते हैं। क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सप्ताह में क्या होता है? फर्स्ट सप्ताह में शरीर का तापमान प्रतिदिन बढ़ता है ना, हर दिन बढ़ेगा। दूसरे सप्ताह में तेज बुखार रहेगा और तीसरे सप्ताह में बुखार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऐसे निश्चित समय पर बुखार के जो चढ़ने उतरने की क्रिया हो रही है बच्चों, तो इस कारण से इसे ही क्या कहा जाता है? मियादी बुखार कहा जाता है। सेकंड में देखेंगे, उदर के ऊपरी भाग में गुलाबी रंग के चकत्ते उभर आते हैं। रोगी को मूर्छा आती है ना, क्या आती है? मूर्छा आती है एवं नब्ज धीमी चलती है। यानी कि मूर्छा यानी कि उन्हें झपकी आती है ना, जैसे बेहोश होने वाले रहते हैं, झपकी आती है, चक्कर जैसा लगता है। तो रोगी को मूर्छा आती है, मूर्छित हो जाते हैं कहा जाता है, आप लोग सुने होंगे। और उदर के ऊपरी भाग में गुलाबी रंग के क्या आते हैं? चकत्ते उभर आते हैं। थर्ड में देखेंगे, संक्रमण के 10 से 15 दिन के बाद, है ना, बाद ही रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। रोगी को बेचैनी, सिर, शरीर व अमाशय में दर्द व पतले दस्त के साथ रक्त वाहिनियों में रक्त जमने, हेमरेज की संभावना रहती है
है ना, रक्त जो वाहिनियाँ होती हैं हमारे शरीर में, रक्त वाहिनियों में रक्त जमने की संभावना रहती है, जिसे हेमरेज कहा जाता है ना। बहुत लोगों के आप लोग सुने होंगे कि सिर में क्या हो जाता है, ब्लड जम जाता है, रक्त जम जाते हैं, उन्हें हेमरेज कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जो हमारे रक्त वाहिनियाँ होती हैं इनमें भी ब्लड जम जाता है, रक्त जमने लगते हैं, हेमरेज की संभावना रहती है ना। फोर्थ है 2 से 3 सप्ताह बाद अस्थि मज्जा, प्लीहा व पित्ताशय में संक्रमित होने से दोबारा टाइफाइड होने की संभावना रहती है। यदि सही तरीके से इलाज ना करवाएं बच्चों तो क्या होगा, फिर से ये टाइफाइड हो जाएगा। इसलिए टाइफाइड जैसे जब कोई रोगी हो तो उसका इलाज बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि वो जड़ से ख़त्म हो जाए, नहीं तो दोबारा होने की चांसेस होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइफाइड के बचाव, हम टाइफाइड से कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, रोगी को उचित भोजन, उबला जल व पर्याप्त आराम दें, है ना। उन्हें जितना आराम की आवश्यकता है 7 से 8 घंटे, है ना, यानी कि 6 से 7 घंटे तक उन्हें आराम देना चाहिए। और रोगी को उचित भोजन देना चाहिए, उबला हुआ ही जल देना चाहिए। भोजन को मक्खियों से बचाएं व रोगी के मल का उचित निवारण करें। तो बच्चों, भोजन को मक्खियों से बचाना है, यानी कि भोजन को आपको स्वच्छ रखना है, ढक कर रखना है ताकि उसमें कोई भी मक्खी मच्छर ये सब ना पड़े, है ना। और मल का उचित निवारण करना चाहिए। रोगी द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को डेटोल से धोकर धूप में सुखाकर प्रयोग करें, है ना। जो भी रोगी हैं उनके द्वारा जो वस्तु का उपयोग होता है उन्हें किससे धोना है, डिटोल से धोना चाहिए और धोकर धूप में सुखा देना चाहिए। रोगी के थूक, उल्टी, दस्त आदि को राख व चूना डालकर दूर भूमि में गाड़ देना चाहिए। रोगी को TAB का टीका लगाएं जो 3 वर्ष के लिए क्या होता है, सुरक्षा देता है। तो जो रोगी टाइफाइड के होते हैं इन्हें कौन सा टीका देना चाहिए, TAB, ताकि 3 वर्ष के लिए इन्हें ये सुरक्षित रह पाएँ। प्रतिजैविक के प्रयोग से इस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। जो प्रतिजैविक के प्रयोग यानी कि एंटीबायोटिक का प्रयोग से इस रोग पर कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। हैजा, तपेदिक व टाइफाइड सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले संक्रामक रोग हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगोत्पादक सूक्ष्म जीवाणु यानी कि रोगाणु या पैथोजन कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। हैजे के प्रमुख लक्षण कौन कौन से लक्षण हैं, इन्हें आपको लिखकर बताना है और याद भी रखना है आप सभी को। टाइफाइड का संक्रमण कैसे होता है इनके बारे में बताना है और टाइफाइड शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है। ये 3 क्वेश्चन बच्चों, है ना। ये चौथा क्वेश्चन भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। यदि किसी रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाए तब आप क्या घरेलू उपचार करेंगे। तो ये 4th क्वेश्चन है बच्चों जिनके आंसर आपको देने हैं और लिखना भी है और याद भी करना है, ठीक है। तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लिखकर सेंड करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, मलेरिया के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।